अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटीज के कैट के क्वेश्चन और फिर डेटा सफिशिएंसी। तो ये पहला क्वेश्चन है, कैट 2020 में आया था। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन गिवन है, इसके क्या पूछे है? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। डिफरेंट, यानी इसके कितने डिफरेंट रूट्स हैं और रूट्स भी कैसे होने चाहिए? रियल रूट्स। ठीक, तो ये इक्वेशन गिवन है। क्या करें इसमें, कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? पहली चीज क्या आ रही दिमाग में, इक्वेशन देख के क्या आ रहा लग रहा है, क्या करें? सर x + 1/x को लेट करेंगे। गुड, वेरी गुड। सबसे पहला काम होगा हमारा, x + 1/x को मान लेते हैं y। तो ये इक्वेशन एक सिंपलर फॉर्म में आ जाएगी। y² - 3y + 2 = 0। अब बेचारी सीधी सादी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे आप फैक्टराइज कर लो, क्या आ जाएगा? y², दोनों का सम -3 और प्रोडक्ट 2 हो, तो ये हो जाएगा y, कॉमन लेंगे y - 2 -1 y - 2, तो y - 2 × y - 1 = 0। इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। p + q करके जैसे हमने किया था वैसे भी कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हैं। तो फाइनल क्या आएगा हमें? y = 2 और y = 1। ये दो वैल्यूज आ रही है। लेकिन देखो, कैट का क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट तो सिंपल दे दिया, लेकिन लास्ट तक आपको आंसर लिखना है। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो पूछा है उसका बिल्कुल दिमाग में रखो, क्या पूछा है? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो y क्या एज्यूम किया था हमने? दिस x + 1/x। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, या तो x/1/x होगा 2, या फिर होगा x + 1/x = 1। और पूछा डिस्टिंक्ट रियल रूट, x की कितनी वैल्यूज होंगी अलग अलग। तो क्या लग रहा है, अब इसको हमें समझना है कि x की क्या वैल्यू पॉसिबल है। 4 से शायद। पहले इस पे आते हैं, x + 1/x = 1। इस पे आ जाते हैं पहले। x की क्या वैल्यू हो सकती है? मतलब x कोई नंबर है, उसका अगर हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं और दोनों को ऐड करें तो 1 आए, क्या हो सकती है वैल्यू पॉसिबल? देखो, इस पार्ट में कुछ दिमाग नहीं लगाना था, सीधा था सिंपल। दिमाग जो लगाना है वो यहाँ पर है, फाइनल आंसर लिखने के लिए। इक्वेशन आपने सही सॉल्व कर ली, यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है x की डिफरेंट वैल्यूज कितनी पॉसिबल है, रियल वैल्यूज। तो अगर मैं कहूँ x + 1/x, कभी 1 हो सर सकता है? 1 होगी शायद। 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, अगर नहीं मैं सर, वो x1 ले लूँ। डिस्टिंक्ट वैल्यूज 1 होंगी सर शायद। अच्छा, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज। आंसर इज 1। यस, आंसर 1 है, ठीक है। तो अभी हम इस पे आते हैं, क्या x की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है कि x + 1/x 1 हो जाए? कोई पॉसिबल है ऐसी कोई वैल्यू लेके देखो दिमाग नो में। सर। नो सर। नहीं आ रहा, नहीं है। इस वाली कंडीशन से हमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, नो रियल वैल्यू। चेक कैसे कर सकते हैं कि देखो ये सम है, x + 1/x, वही AP AM और GM वाला कॉन्सेप्ट। x + 1/x / 2, ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे? x × 1/x। तो ये क्या हो जाएगा? 1,
और ये इस साइड जाएगा तो 2, यानी x प्लस 1/x हमेशा क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 2 से ज्यादा होगा, तो 1 तो हो ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ ANGM का कॉन्सेप्ट आ गया। तो कैट के क्वेश्चन इसीलिए ट्रिकी होते हैं कि वो एक कॉन्सेप्ट में दूसरी चीज इंक्लूड कर देते हैं बस, वरना ये सिंपल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं, ये दो वैल्यूज है, अब आंसर करना है आपको। तो x प्लस 1/x है कोई रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू, कोई नहीं आ सकती। अब क्या बचा सिर्फ हमारे पास, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अभी हमने यहाँ देखा भी है ANGM में एक कंडीशन पे हो सकता है कि x प्लस 1/x 2 हो जाए। किस वैल्यू पर होगा वो, x की किस वैल्यू के लिए होगा, 1। 1। तो फॉर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ डिस्टिंक्ट रूट कितनी आई, उसने पूछा था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट कितनी है, सिर्फ 1। तो आंसर इज 1। ये टाइपिंग द इंटीजर वाला था, तो हमें क्या टाइप करना था, 1। क्लियर है। तो x प्लस 1/x कभी भी 1 नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 2, और वो कब आएगी, जब x क्या हो जाए 1। ठीक है, क्लियर। तो आंसर इज 1। इस इक्वेशन को चाहे तो तुम x से मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक अगर बनाना चाहो, इसे हम सॉल्व भी कर सकते थे कि एलसीएम ले ले, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। तो ये जब इधर आएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसकी, और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमें दिख रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो x की एक ही वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो आंसर इज 1। एक ही रियल रूट पॉसिबल है। सर सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना देते हैं अगर यहाँ पे 1 वाली कंडीशन में भी और ये 2 वाली कंडीशन में भी, इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे बट इसके फैक्टर हो जाते थे, तो क्या उससे भी कुछ निकल सकता है इसके, ये सर इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे, फैक्टर नहीं होंगे ना, इसको अगर तुम बनाओगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 और ये हो जाता है x, ये बनेगी इक्वेशन। इसकी तुम d की वैल्यू निकाल के देखोगे तो b² माइनस 4ac, d लेस देन 0 आएगा, यानी नो रियल सॉल्यूशन। ओके सर। ठीक, अब ऐसे x प्लस 1/x के लिए तो याद रखो मिनिमम वैल्यू 2 होती है, अब वो होती है अगर x 1 है तो। अब आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वालिटी, ये दे रखा है एक इक्वेशन, पूछ रहा है इसके कितने इंटीजर सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन। तो देखो इसमें एक अच्छी चीज है कि कोई तुम्हें अगर दे रखा है x रेस टू द पावर मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1, तो ये किस किस कंडीशन में हो सकता है, कोई भी वेरिएबल है इसकी कोई पावर है वो 1 है, कितने केसेस में हो सकती है, 1 0। भाई यह तो देखो हमने पढ़ा था कि अगर 5 की पावर 0 है तो कितना हो जाएगा 1, 10 की पावर 0 है तब भी कितना हो जाता है 1, किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो हमेशा क्या होता है 1, चाहे पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो। तो पहली कंडीशन हमें क्या समझ में आई कि या तो ये जो पावर होगी ये 0 होगी, तो हम कह सकते हैं या तो जो भी पावर है वो क्या होगा 0, एक कंडीशन तो ये है, तो तभी तो 1 होगा, किसी की भी एक्सप्रेशन की कोई पावर है और इक्वल टू 1 है, तो क्या कंडीशन हो सकती है कि वो जो पावर है वो 0 हो जाए। क्लियर, ये पहली कंडीशन सिंपल है, पावर 0 Yes, sir. है। यस सर। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो बेस है ये क्या हो जाए 1 की कोई भी पावर हो, 1 की पावर 2 हो तब भी 1 होगा,
1 की पावर 100 हो तब भी 1 होगा, 1 की पावर -21 हो तब भी 1 होगा। ठीक, तो बेस क्या हो 1 हो जाए, तो 1 की कोई भी पावर लगी हो हमेशा आंसर क्या आएगा 1। तो दो सर कंडीशन हो गई। यस सर अगर ये आंसर पावर से डिफरेंट होता जाएगा ना, किसकी पावर का? 1 की पावर। अगर x 1 नहीं अगर सर x 3 आंसर -3 है। रहेगा, अभी देख लेते हैं। ये तो सिंपल है, बेस 1 होगी तो उसकी कोई भी पावर हो तो हमेशा 1 आएगा। ये कंडीशन तो यस क्लियर हो सर, गई ना। यस सर। अब एक और कंडीशन हो सकती है, थर्ड कंडीशन है कि अगर बेस -1 हो और उसकी पावर कोई इवन नंबर हो तब भी क्या मिलेगा हमें 1। जैसे -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 की पावर 20 होगी तब भी क्या होगा 1। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे पावर की फॉर्म में 1 लिखा है तो ये 3 कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। या तो पावर ही 0 होगी, या फिर बेस 1 होगी, या फिर बेस -1 होगी और पावर कोई इवन नंबर होगी, तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, अब ये 3 कंडीशन लेके चेक कर लो। केस 1 ले लेते हैं हम। केस 1 में क्या होगा, x + 1 जो पावर है वो क्या हो जाएगी 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -1। अब ये बेस में भी रख के हम चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेस 0 हो जाए। तो 0 की पावर 0 नहीं होता है 1, ये याद रखना। 0 की पावर 0 दिस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस 0 नहीं होना चाहिए। तो हम x = 1 इसमें रख के देखेंगे, x² - 5x + 7। तो x = -1 रखा तो ये हो गया -1² + 7, कितना आ रहा है 1 और 7 8 और 5 13। यानी x = -1 रख रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गई 13 की पावर 0 और ये होता है 1, यानी ठीक है। यानी हम x = -1 एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, आ गया x = -1 सॉल्यूशन होगा इसका। तो केस 1 से हमें क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिल गया इस केस से 1 से। अब हम लेते हैं केस 2। केस 2 कह रहा है जो बेस है वो 1 होना चाहिए, यानी ये x² - 5x + 7 क्या होना चाहिए 1। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, +6 = 0। ये क्वाड्रेटिक है एक, इसके फैक्टर क्या होंगे, सम -5 और प्रोडक्ट 6। क्या फैक्टर्स होंगे सर x की वैल्यू सर 3 और 2 2। तो फैक्टर्स आएंगे -2 और -3, दोनों का सम -5 और प्रोडक्ट 6। तो x की वैल्यूज आ गई 2 और x = 3, ये दो वैल्यूज आती। तो इसे अगर हम रखेंगे तो बेस तो 1 हो जाएगा और पावर क्या आ रही है, x = 2 रखेंगे तो 1�3, और x = 3 रखेंगे तो 1�4। दोनों केसेस ठीक है। यानी कितने सॉल्यूशन हो गए हमारे पास, 3, -1 2 और 3, 3 सॉल्यूशन हो चुके हैं अभी तक। अब आते हैं लास्ट केस पर, केस 3। केस 3 कह रहा है कि जो बेस है ये -1 हो जाए, ये थर्ड केस, बेस -1, यानी x² - 5x + 7 = -1। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +8 = 0। अब देखो इसके क्या फैक्टर हो पा रहे हैं। अगर फैक्टर्स के लिए थोड़ी देर ही देखा करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लो, डी निकाल लेते हैं, डी से हमें पता चल जाएगा कि फैक्टर होंगे भी या नहीं होंगे।
तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर -5 का स्क्वायर, a इज 1, c इज 8, तो ये हो गया 25 माइनस 32 माइनस 7 लेस देन 0। तो d की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है? नो रियल रूट इमेजिनरी। नो रियल सॉल्यूशन। तो यानी हमें कितने सॉल्यूशन मिले? केस 1 से मिला 1 सॉल्यूशन, केस 2 से मिले 2 सॉल्यूशन, केस 3 से मिला कोई भी नहीं। तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितने आ गए? 3। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3 सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। केस थर्ड से एक और होता है। केस थर्ड ये हो सकता है 1 आने के लिए बेस माइनस हो, -1 हो और पावर क्या हो? इवन नंबर हो कोई भी। -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 की पावर 20 भी 1 होती है। तो बेस -1 होना चाहिए और पावर जो है वो इवन नंबर। तो हमने कहा कि बेस -1 रख के देखते हैं एक्स की क्या वैल्यू आ रही। तो हमने देखा एक्स की कोई रियल वैल्यू आ ही नहीं रही, क्योंकि ये जो इक्वेशन बनी इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? नेगेटिव, लेस देन 0। तो नो रियल सॉल्यूशन। सर आरएचएस में -1 कैसे हो जाएगा सर? बेस को -1 रखा है ना हमने थर्ड कंडीशन में। बेस ये निगेटिव -1 होना चाहिए ना थर्ड कंडीशन के हिसाब से। भाई 1 बनाने के लिए क्या होगा? -1 की पावर ही तो इवन नंबर रख रहे हैं हम। केस थर्ड ओके सर। ये वाली कंडीशन, तो बेस -1 होना चाहिए ना पूरा मिलके, तभी तो कंडीशन लगाओगे थर्ड वाली। यस सर, ओके सर। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, 2020 में आया था। तो 3 कंडीशन होती है कभी भी कोई पावर और ऐसे वेरिएबल लिखे हुए इक्वल टू 1, तो या तो पावर जो होता है वो 0 होगी, या फिर बेस 1 होगी, या फिर बेस -1 के साथ इवन पावर। 3 कंडीशन होती है। चलो अब देखो सर ये प्रीवियस मिनिमम क्वेश्चन में 1 की जगह अगर कोई और वैल्यू रहती तो नहीं होता ना, फिर तो इस वाली कंडीशन से करते ना फर्स्ट वाले से। अगर बेस में 1 की जगह कुछ और है तो उसकी पावर 0 होगी, फिर तभी वो 1 हो सकता है। नहीं, इक्वल टू 1 है ना, 1 की जगह 2 3 4 ऐसा रहता तो। अच्छा, नहीं तब फिर इस तरीके से नहीं होता, फिर कुछ और मेथड लगाने। ये तो सिर्फ 1 के लिए हमें पता है स्पेसिफिक। यस सर। थर्ड है मिनिमम। देखो मिनिमम भी आ गया। अब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें एक कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। अब वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर रूट्स मान लेते हैं, हम रूट्स ले लेते हैं पी क्यू, 2 रूट्स हैं, तो कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। पी क्यू क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर देखते क्या याद आ रहा है हमें कि भाई एक आइडेंटिटी पड़ी थी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होता है, किसके बराबर होता है? सर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2 होगी। गुड। तो हमें पता है कि भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसके बराबर होता है। अब पी और क्यू रूट्स हैं, तो यानी ये सम ऑफ रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये वैल्यू हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएगी। p प्लस क्यू इज सम ऑफ रूट्स, पी क्यू इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कितना हो गया? सम ऑफ द रूट्स इज, इस इक्वेशन को देख के बताओ सम ऑफ रूट्स कितना होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में?
सर माइनस ए प्लस 3 माइनस बाहर वाले माइनस ब्रैकेट। यस सर। देखो p प्लस क्यू सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी बाई ए। b इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो b की वैल्यू है ये a प्लस 3 माइनस के साथ, और a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये है 1। तो p प्लस क्यू की वैल्यू हो गई माइनस a प्लस 3 का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। p क्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस 5ab। c अपॉन ए होता है, c इज कांस्टेंट टर्म, तो ये माइनस a प्लस 5, और अगेन a क्या हो जाएगा वही 1, तो ये हो गया सॉरी माइनस। सर, गलती से मैंने माइनस ये बोल दिया था, स्लिप ऑफ टंग। कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो c अपॉन ए कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर माइनस ऑफ a प्लस 5, यानी हमें इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये जो भी इक्वेशन बनेगी उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, ये हो गया a प्लस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस होगा प्लस 2 इंटू ए प्लस 5। a प्लस 3 का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये मल्टीप्लाई हो गया आ गया 10, यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 19। दिस इज, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 19, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू, ये कैसी इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है ये? पॉजिटिव है सर। क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक की मिनिमम मैक्सिमा के लिए कंडीशन पड़ी थी, किस पे डिपेंड करता है? हम कैसे बता सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमम निकलती है, और यस, जो भी स्क्वायर वाला टर्म होता है उसका कोफिशिएंट, यानी यहां पर है 1। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन a के टर्म में है, नॉर्मली हम एक्स स्क्वायर के टर्म में होती है, यहाँ पर a के टर्म में है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो दिस इज पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो इस इक्वेशन का क्या होगा? मिनिमा। और उसकी वैल्यू क्या होती है मिनिमा की वैल्यू? मिनिमम माइनस b अपॉन 2a। b अपॉन 4a, माइनस b अपॉन 2a होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, किस पॉइंट पे निकलेगा, इस पॉइंट पे हमें मिनिमम मिलेगा, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा ना किस पॉइंट पे, वो पूछ रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, उसे माइनस कर दो और अपॉन 4a कर दो, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। बताओ कितनी आ रही है मिनिमम वैल्यू? a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 19, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, दोनों का फार्मूला एक है, वो होती है इक्वल टू माइनस डी बाई 4a। तो फिर हम कह सकते हैं डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू निकालो अपॉन 4a, कितना आ रहा है? शायद माइनस 3 आएगा। तो बाहर भी माइनस है, डी की वैल्यू कितनी आ रही है डिस्क्रिमिनेंट की इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64
+3 आएगा ऐसा। यस, +3 आएगा। तो बी स्क्वायर इज 64 माइनस 4ac। 4a, ए देखो ए से कंफ्यूज मत हो ना, ए मतलब ये ए नहीं है, इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए के टर्म में है, तो ए का मतलब होता है जो भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म है उसका कोफिशिएंट यानी 1। तो बी स्क्वायर हो गया 64, 4ac हो गया 4 इंटू 1 इंटू 19 76। तो डी की वैल्यू आ गई -12 और मिनिमम वैल्यू होती है -d/4। तो 12/4 यानी कि 3। तो पहले दिया उसने रूट्स में लगी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के बाद एक इक्वेशन, उसमें मैक्सिमम मिनिमम। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ। ठीक, तो सम ऑफ द रूट्स स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। तो हमने कहा स्क्वायर ऑफ द रूट होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq। अब हमें समझ में आ रहा है p प्लस क्यू इज सम ऑफ रूट्स, तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से लिख लिया, एंड pq इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो हमने लिख लिया। तो फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो मिनिमम वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, -d/4a, या फिर हम कह देते हैं -b² + 4ac/4। और किस पॉइंट पे होती है, ये पॉइंट की वैल्यू होती है, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, दैट इज -b/2। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखने हैं बिल्कुल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर अगर पॉइंट पूछता तो क्वेश्चन कैसा होता सर इसी में? यही पूछ रहा था कि किस वैल्यू पर मिनिमा मिलेगा हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके सर। सर अगर पॉसिबल वैल्यूज पूछेगा तो ये -d/4a वाला लगेगा, अगर हाँ, वैल्यूज ये लगा लेंगे। अगर ये पूछेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू a की किस वैल्यू पे मिलेगी हमें, तो हम -b/2a लगाते हैं। कितनी आ जाती है -b/2a इज, -b का मतलब -8/4a, -3 -4। इस पॉइंट पे मिनिमम होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछेगी। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या याद रखना है, अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला x² या जिसमें भी वो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा -b/2a और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -d/4। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इनइक्वालिटी आ गई, फॉर हाउ मेनी इंटीजर्स n, इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है n की, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड। तो सिंपल एक इनइक्वालिटी है n-5 इंटू n-10 -3 इंटू n-2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो n की कितनी इंटीजर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो सीधे पहले एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा n² -5n -10n + 50, और ये हो जाएगा -3n + 6 लेस देन इक्वल टू 0। हो गया n² -5 -10 एंड -3 -18n और 50 और 6 56। ये क्वाड्रेटिक आ गई हमारी। इस इनइक्वालिटी को हमें बताना है किसमें सेटिस्फाई होगी। तो क्या करते हैं, हमेशा क्वाड्रेटिक क्यूबिक होगी तो फैक्टराइज। क्या फैक्टर बनेंगे इसके, n² -18n + 56। कितने फैक्टर होंगे, क्या क्या होंगे बताओ। क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर में ब्रेक होगा। 2 ऐसे नंबर ढूंढने जिसका सम -18 हो और प्रोडक्ट क्या हो 56, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर दो।
लेकिन ये 18 स्क्वायर और ये सब आ जाएगा, वरना उससे करना चाहो वरना फिर ऐसे मेंटली सोच लो। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है यानी दोनों सेम साइन के हैं, और सम निगेटिव है यानी दोनों निगेटिव लेने हैं हमें। तो 56 किस किस की हो सकती है प्रोडक्ट? 1 इंटू 56 कर सकते हैं, 2 इंटू 28 कर सकते हैं, 3 इंटू 14, 3 नहीं 4 इंटू 14, तो 4 और 14, ये 4 एंड 14, तो दोनों निगेटिव हैं, तो ये हो जाएगा n-4 इंटू n-14 लेस देन इक्वल टू 0। जैसे ये फैक्टराइज हुआ इनइक्वालिटी में, क्या करेंगे, एक नंबर लाइन, ये 0 या तो 4 पे होगा या फिर 14 पर। अब देख लेते हैं, 14 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो n-4 भी पॉजिटिव, n-14 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पूरी ये पॉजिटिव। 4 और 14 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे, मान लो 10 ले लेते हैं, तो n-4 तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट n-14 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। 4 से छोटी वैल्यू लेंगे, मान लो 0 ले लो, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव। यानी किस रेंज में निगेटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है, तो हमारे लिए काम की कौन सी रेंज है, 4 से लेके 14 तक। 4 और 14 इंक्लूड है या नहीं? इंक्लूड है। इंक्लूड है। इस बार देखो इक्वालिटी का साइन भी है, तो n का हमें सॉल्यूशन मिल गया 4 से लेके 14, और ब्रैकेट कौन सी आएगी, स्क्वायर, यानी 4 भी इंक्लूड है और 14 भी इंक्लूड है। लेकिन पूछा क्या है, रेंज नहीं पूछी थी, वो कह रहा है हाउ मेनी इंटीजर n के कितनी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, तो 4 से लेके 14, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितनी वैल्यूज हो गई हैं, ये तो ऐसा काउंट कर लो, या फिर 14 माइनस 4, एक एक के कॉमन डिफरेंस है तो 1 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 11 वैल्यूज होंगी। आंसर इज हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज, 11 वैल्यूज। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक के साथ इनइक्वालिटी। सर इसमें क्वेश्चन में कहा है कि इसमें फॉर हाउ मेनी इंटीजर्स एंड इंटीजर्स सर पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, तो सर हम लोग सिर्फ नेगेटिव क्यों कंसीडर कर रहे हैं? ये इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन होना चाहिए ना इनकी प्रोडक्ट, इसको कौन सी रेंज सेटिस्फाई कर रही है, सिर्फ ये कर रही है ना? ओके सर, ओके सर, गॉट इट। अगर पॉजिटिव पूछा होता तब हम इधर देखते, ये तो इनइक्वालिटी पे डिपेंड है ना वो कैसी है। चलो, स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये ग्रेटर देन 0। अब आगे क्यूबिक और इनइक्वालिटी के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक के फैक्टर। तो क्यूबिक के कौन कौन से फैक्टर कैसे करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर आने चाहिए, यानी करना कैसे होते हैं क्यूबिक के फैक्टर? सर पहले एक कोई नंबर Values. की जगह पुट करेंगे। यस 128 के फैक्टर चेक करेंगे। वैल्यू रखेंगे हिट एंड ट्रायल, वो होंगे 28 के फैक्टर्स, यानी 1, 2, 4, 7, 14, 28, ये प्लस माइनस करके दोनों वैल्यूज, तो नॉर्मली शुरू में ही मिल जाता है, इतनी दूर आगे नहीं जाना पड़ता। तो 1 रख के देख लेते हैं, तो 1 n इज इक्वल टू, अगर 1 ले लें तो 1 माइनस 11 प्लस 32 माइनस 28, 39 नहीं आ रहा,
पूरा सॉल्व नहीं करना, तुम्हें बस ये देख लेना जीरो आ रहा है या नहीं। n -1 करें तो -1 का क्यूब -1 -12 नहीं, n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 4 -44, ये हो जाएगा 32 2 ज़ा 64 और ये हो जाएगा -20। तो ये -20 और 8 हो गया -20 और ये हो गया +20। यस, ये कैंसिल आउट हो रहा है। यानी क्या आ रहा है फैक्टर 8, n इज इक्वल टू 2 पे ये 0 हो रहा है, यानी फैक्टर क्या होगा n -2, यानी पहला फैक्टर हमें क्या मिला n -2। फिर क्या करेंगे इसके बाद, एक फैक्टर तो मिल गया n -2। अब या तो एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन करो या फिर हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे इसे इक्वल टू लिख लेंगे n -2 इंटू एक क्वाड्रेटिक के साथ। तो जब इसकी मल्टीप्लाई हो, ये n कर लेते हैं इस बार n के टर्म में है सब कुछ, x नहीं है n। तो ये हो जाएगा an क्यूब जब n से मल्टीप्लाई हुआ प्लस bn स्क्वायर प्लस cn, और -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2 n स्क्वायर -2 an स्क्वायर -2bn -2c। तो सीधे सीधे हमें क्या मिल जाता है, ये वैल्यू सीधा मिल जाती है, ये इसका कोफिशिएंट n क्यूब का यानी a इज इक्वल टू 1 और ये कांस्टेंट वाली वैल्यू -2c इज इक्वल टू -28। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 40। तो ये दो वैल्यूज तो फॉरन मिल जाती। b के लिए देख लेते हैं, हम किसी से भी निकाल सकते हैं। तो ये 3n है, यानी मैं n वाला कोफिशिएंट इधर है 3 और इधर है n का कोफिशिएंट c -2b। c की वैल्यू आई 14, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 14 -2b। ठीक है, c -2b, तो c आ रहा है 14 -3, b की यही वैल्यू आ रही, देखना जरा 14 - 3 11/2। 11/2 आ रहा है। यस सर। यस सर। देखो डाउट हो रहा है ना, तो हम इस वाले से भी चेक भी कर सकते हैं। अगर n स्क्वायर का मैं कोफिशिएंट ले लेता तो ये -11 है, यह है b -2 है। नहीं, यहाँ कुछ और वैल्यू आ रही है, कहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ हुई क्या हमसे, क्योंकि a तो है 1, अगर मैं ये रखूंगा तो b की वैल्यू -9 आ रही है। सर वहाँ पे गड़बड़ हो गई सर, ये प्लस का 32 है यहाँ पे सर, ओहो, ये इधर इक्वेशन 32 कोफिशिएंट 32 है इसका n का 32, ये 32 है, तो ये इधर आएगा तो ये 14 -32 -18 होगा, यानी b की वैल्यू आएगी -9। तो देखो ये इस वाले से भी हमें -9 ही मिल रही थी, b -2 इधर जाएगा तो b -9। यस, तो देखो ऐसे चेक भी कर सकते हैं अगर लगे तो, क्योंकि फ्रैक्शन बन रहा था तो कुछ लग रहा था कि गड़बड़ हो रही। तो दिस इज -9, यानी क्या आ गए फैक्टर इसके n -2 इंटू an स्क्वायर हो गया n स्क्वायर, bn हो गया -9n और c हो गया 40। तो क्यूबिक की जगह अब हम ये लिख सकते हैं, और ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। इसके फिर से फैक्टर कर लेते हैं, क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, सम -9 9 हो और प्रोडक्ट 14, सर 2 और n 2 और -7 7 2 और 7 है।
n माइनस ग्रेटर देन 0। तो ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो स्क्वायर हो गया, n माइनस 2 स्क्वायर इंटू n माइनस 7 ग्रेटर देन 0। तो स्क्वायर हमें पता है, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 से बड़ी वैल्यू लोगे तो क्या हो जाएगा, 7 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखो स्क्वायर वाली पावर में हमें केयरफुल होना था, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सीधे इसी से पता चल जाएगा हमें। एंड 7 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव और 7 से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव। ठीक, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस रेंज में है, n की किस रेंज के लिए है, 7 इंक्लूड नहीं है, और कहां तक हो सकता है, 7 से लेके इंफिनिटी। लेकिन इस बार देखो उसने क्या पूछा, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर पूछता तो फिर अब तो इनफाइनाइट इंटीजर होते, तो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर कौन सी वैल्यू ले कि ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो 7 तो ले नहीं सकते, 8 तो आंसर हो जाएगा n = 7। इसलिए नहीं ले सकते, यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, सिर्फ क्या है, 0 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, 8। चलो लास्ट क्वेश्चन इनका, फिर ABCD आर इंटीजर सच दैट इनका सम है 30, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ये क्या है, देखो ध्यान से, स्क्वायर्स है, 3 स्क्वायर्स का सम है। तो हमने एक पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि स्क्वायर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कोई भी अगर स्क्वायर्स है उनकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये पूरा टर्म जो है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, स्क्वायर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0। कोई भी स्क्वायर्स के अगर सम है उनकी मिनिमम वैल्यू होती है 0, और वो कब होती है, जब वो टर्म 0, जब खुद 0 हो। तो या तो ये 0 हो, ये 0 हो, ये 0 हो, तो वो कब हो सकता है, जब a = b हो जाए, a = c हो जाए, a = d हो जाए, यानी ये चारों अगर आपस में इक्वल होते तो ये क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो कहीं भी अगर तुम्हें इस फॉर्म में लिखा है, देखो कुछ भी रिलेशन तुम्हें दे रखी है, बट इस तरीके से लिखा है कि इक्वल टू 0, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये 0 होंगे, तो क्या होगी, ये तीनों आपस में क्या हो, इक्वल। क्योंकि 3 स्क्वायर का सम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इनमें से निगेटिव नहीं होगा, चाहे x बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, माइनस भी हो जाएगा, तब भी वो स्क्वायर बन के पॉजिटिव होगा। तो ये तीनों का सम 0 तभी हो सकता है जब ये इंडिविजुअल खुद 0 हो। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्क्वायर का सम 0 देके फिर कोई भी रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 3 स्क्वायर्स हैं, इनकी मिनिमम वैल्यू कब होती, जब ABCD आपस में क्या हो, इक्वल। लेकिन तुम्हें सम क्या दे रखा है ABCD का, 30। तो अगर A और B और C और D आपस में इक्वल हो जाते और सबका सम है 30, तो क्या वैल्यू हो जाती इनकी, 7.5 सर, होल 7.5। तो इनकी मिनिमम वैल्यू यानी 0 वैल्यू तभी आ सकती है जब ABCD क्या हो, 7.5, सब 7.5। बट कंडीशन क्या लगा दी, ABCD आर इंटीजर्स, तो ये जो
मतलब क्वाइट ऑब्वियस हमारा सॉल्यूशन होता है कि सम ऑफ स्क्वायर 0 है तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो वो चीज देखो अब फेल हो गई। 7.5 नहीं हो सकता, चलो 7.5 नहीं हो सकता, तो अब क्या लें वैल्यूज, दिमाग यहाँ लगाना था। ये तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन था कि स्क्वायर्स हैं तो वो आपस में इक्वल होते हैं तभी उनका मिनिमम होता है, 0 होता है। तो 0 तो नहीं हो सकती इनकी मिनिमम वैल्यू, मतलब 0 से तो बड़ी होगी, बट लेकिन क्या कंडीशन हो सकती है, देखो इनका डिफरेंस है, जब ये सब इक्वल थे तो इनका डिफरेंस 0 था। तो अभी भी हमें अगर मिनिमम रखना, 0 तो नहीं कर सकते हम, मिनिमम रखने के लिए क्या होना चाहिए, a माइनस बी या a माइनस सी या a माइनस डी, मतलब इनका डिफरेंस क्या हो, कम से कम हो। तो जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही उसके स्क्वायर की वैल्यू भी कम होगी, यानी ये नंबर क्या हो, आपस में क्लोज, बिल्कुल क्लोज हो। तो एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकते, तो क्या हो सकती है इसके बाद वैल्यू, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या ले सकते हैं, हमें ये समझ में आ रहा है। ये 7.6 नहीं, पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट अलाउड नहीं है, इंटीजर्स है ना। 8 सर। 8, गुड। तो हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज ले लेते हैं 7 और दो ले लेते हैं 8। तो हम मान लेते हैं लेट दिस 7 और इसे मान लेते हैं 8। दो को 7 लिया, दो को 8 ले लिया। तो अब बेस्ट सिचुएशन जो हो सकती है वो ये है हमारे पास कि नंबर क्लोज भी रहे, इंटीजर भी रहे और सबका सम क्या रहे, 30। सम 30 भी रखना है ना हमें। तो 7.5 तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इंटीजर अलाउड नहीं, तो बेस्ट क्या है, एक को 7 ले लो, एक को 8 ले लो। तो अब 7.5 से ये क्लोज है दोनों नंबर। क्लियर हो गया ये। 7.5 की जगह हम सबसे क्लोज क्या कर सकते हैं, दो वैल्यू 7 कर लो, दो वैल्यूज 8। ठीक, ओके सर। क्योंकि सम 30 रहना है ना, सम हम 8 8 8 नहीं ले सकते चारों को, ना 7 7 7 ले सकते चारों को। तो हमें सम 30 करने के लिए दो 7 लिए, दो 8 ले लिए। अब इसमें रख दो सर तो मिनिमम, ऐसे भी हो सकता था कि सर 3 8 और एक 6 ले लेते। देखो चलो अच्छा है, अगर हम ऐसे ले लेते हैं 8 और एक को ले लेते हैं 6, तो a माइनस बी का डिफरेंस तो 0 हो जाता, 0 स्क्वायर हो जाता। a माइनस सी का डिफरेंस भी 0 हो जाता। a माइनस डी का डिफरेंस क्या हो जाता, 2 का स्क्वायर 4। तो वैल्यू क्या आई इसके पूरे के, 4। यही आएगी अगर इस तरीके से ले लें हम। यस सर। अभी इस कंडीशन में देखो रख के कि क्या आ रही है, तो a माइनस बी हो जाएगा 7 माइनस 7 का स्क्वायर, a माइनस सी हो जाएगा 7 माइनस 8 का स्क्वायर, और a माइनस डी हो जाएगा 7 माइनस 8 का स्क्वायर। ये तो 0, ये 1, ये 1, ये क्या वैल्यू आ रही है, 2। तो दोनों में से कौन कम है, 2। यस सर। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 2। देखो जैसी डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा करोगे क्योंकि उसका स्क्वायर भी है, तो जरा सा भी डिफरेंस बढ़ेगा तो उसका स्क्वायर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा एक टर्म में a माइनस डी का डिफरेंस 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर बन के बन गया वो 4। लेकिन यहाँ सब 1 1 रहा है तो दो 1 बन, तो सबसे क्लोज यही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यस सर। अब आते हैं डेटा सफिशिएंसी, वही है
अगर ऑप्शन वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन या तो S1 से हो, S2 से नहीं हो, या फिर S1 से नहीं हो और S2 से हो, दोनों में से किसी भी एक से। ऑप्शन 2 किसी से भी कर लो, S1 भी अपने आप में सफिशिएंट है, S2 भी। 3 दोनों को कंबाइन करके तभी हम बता सकते हैं। एलोन ना तो S1 से बता सकते हैं ना S2 से। और 4 दोनों को मिला दें तब भी नहीं बता सकते। तो ये बताओ, देखो इनइक्वालिटी में जरा दिमाग लगेगा बहुत। x लेस देन 0, क्या x लेस देन 0 मतलब निगेटिव है? क्या निगेटिव है? ये सर निगेटिव होगा सर। नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज x लेस देन 0। तो हमें दो स्टेटमेंट है, S1 और S2। तो हमें देखना है किस स्टेटमेंट के बेस पे हम आंसर कर सकते हैं। पहला S1 लेते हैं। S1 कह रहा है x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। क्या इस स्टेटमेंट के बेस पे हम बता सकते हैं x निगेटिव है या नहीं? x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, कोई भी नंबर है वो अपने स्क्वायर से बड़ा है, तो ऐसा कब होता है? पॉजिटिव में होता है, निगेटिव में होता है? SML में होता है सर। डेसिमल में। देखो इसके लिए ना थोड़ा सा एक चीज समझनी होती है। हम 4 पार्ट में देखो इसे डिवाइड कर रहे हैं। सेंटर में लेते हैं 0, 0 से 1 और 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पे, 0 से -1 और -1 से छोटी कोई भी वैल्यू। ये स्क्वायर्स में इनकी अलग अलग रिलेशन होती है। देखो 1 से कोई बड़ा नंबर लो, मान लो 2 और 2 का स्क्वायर, तो कौन बड़ा होगा इसमें? नंबर बड़ा होगा या नंबर का स्क्वायर? स्क्वायर स्क्वायर बड़ा होगा। तो हम कहते हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 और पॉजिटिव, तो हमेशा x क्या होगा? स्क्वायर से कम होगा। ठीक, हमेशा 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, हमेशा यही होगा। ऐसे आते हैं -1 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लो, मान लो -2, तो -2 और -2 का स्क्वायर, कौन बड़ा होगा इसमें? -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये -2 ही रहेगा, यानी स्क्वायर बड़ा है, यानी नंबर खुद क्या है? छोटा है स्क्वायर से। अगर x लेस देन -1 है, -1 है तो समझ में आ रहा है निगेटिव ही है। ठीक है, लेकिन ये 0 से 1 और इसके बीच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। 0 से 1 मान लो हाफ का स्क्वायर कर दूं, अब कौन बड़ा होगा? हाफ बड़ा होगा या 1/4? हाफ, यानी नंबर क्या होगा? नंबर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो अगर x पॉजिटिव है तो x कहाँ होना चाहिए? 0 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, तब क्या होगा? वो नंबर जो है अपने स्क्वायर से बड़ा होगा। 0 से -1 के बीच में -हाफ ले लेते हैं और -हाफ का स्क्वायर, तो -हाफ बड़ा होगा या 1/4? 1/4। 1/4। तो अगर x निगेटिव है और x है -1 से लेके 0 के बीच में, तो जो नंबर है खुद इट विल बी स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब वो कह रहा है x निगेटिव है या नहीं, क्या हम बता सकते हैं? अगर नंबर क्या है? स्क्वायर से बड़ा है, तो नंबर स्क्वायर से बड़े होने की कौन सी कंडीशन है? x निगेटिव सर। नंबर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, कौन सी रेंज में आ रहा है?
सर ये 0 to 1 पॉजिटिव। 0 to 1 पॉजिटिव। 0 to 1 पॉजिटिव। यानी एक ही कंडीशन में नंबर अपने स्क्वायर से बड़ा होता है जब x कहाँ लाई करता है, 0 से तो बड़ा होता है बट 1 से छोटा होता है। यानी अगर ये रिलेशन कहीं भी लिखी कि x इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो हमें पता है x क्या है, पॉजिटिव है। यानी दिस स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर। हम बता सकते हैं कि x निगेटिव है या नहीं, S1 इज सफिशिएंट। क्योंकि कहीं भी अगर x इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर मतलब x इज पॉजिटिव, यानी अगर कोई पूछ रहा है इज x लेस देन नो, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो। यानी हम बता सकते हैं। देखो क्वेश्चन में डेटा सफिशिएंसी में ये नहीं होता कि आंसर तुम यस या नो कर रहे हो, उसमें होता है कि क्या डेटा सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। तो यस, हम बता सकते हैं इज x लेस देन 0, क्या x निगेटिव है, नहीं, x पॉजिटिव है, यानी S1 इज सफिशिएंट। ठीक, S1 सफिशिएंट है। बट S2, क्या S2 सफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 4। स्क्वायर अपनी फोर्थ पावर से बड़ा है। तो देखो जब भी ऐसा होता है, नॉर्मली क्या होता है भाई, जितनी ज्यादा पावर होती है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी हो जाती है अगर इवन पावर है। लेकिन 0 से 1 के बीच में उल्टा हो जाता है। 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करूं और 1/2 की पावर 4 कर दूं, तो कौन बड़ा होगा इसमें, 1/2 से स्क्वायर। तो ये जो लॉजिक है कि छोटी पावर बड़ी पावर से ज्यादा हो गई, तो ये तब होता है जब ये 0 से 1 वाला चक्कर होता है। लेकिन इस बार क्या है, स्क्वायर और फोर्थ पावर है, तो हम ये नहीं बता सकते। अगर मैं -1 का स्क्वायर करता तब भी क्या हो जाता, -1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन। इस बार दोनों कंडीशन हो रही है क्योंकि पावर क्या है, इवन है। तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि x निगेटिव है या पॉजिटिव है। ये तो समझ में आ रहा है कि 0 से 1 वाला फ्रैक्शन की फॉर्म में है कुछ, बट पॉजिटिव है या निगेटिव ये नहीं डिसाइड हो सकता। तो S2 इज नॉट सफिशिएंट। तो आंसर क्या होगा हमारा, विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। एक स्टेटमेंट सफिशिएंट है, एक नहीं है। सर ये सेकंड वाला एक बार बता दीजिए सर। सेकंड में देखो, स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर्थ पावर। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं कहूंगी 2 स्क्वायर और 2 की पावर 4, कौन बड़ा होगा इसमें, सर 2 की पावर 4। भाई तो वही होता है कि भाई 100 की पावर 4 ये ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि स्क्वायर फोर्थ पावर से बड़ा हो जाता है, जब क्या होता है ये 0 से 1 वाली रेंज की बात होती है। यानी 1/2 का स्क्वायर जो है ये 1/4 होगा, 1/2 की पावर 4 हो जाएगा 1/16। तो 1/4 बड़ा है या 1/16, 1/4 बड़ा है। तो कम पावर वाला ज्यादा पावर वाले से बड़ा तब होता है जब ये 0 से 1 के बीच की बात हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों पावर क्या है, इवन है। तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी लिखूंगा और निगेटिव, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो ये डिसाइड नहीं हो सकता कि x पॉजिटिव है या निगेटिव। ये तो समझ में आ रहा है कि 0 से 1 है अगर पॉजिटिव है, निगेटिव है तब भी ये समझ में आ रहा है -1 से 0 के बीच में। लेकिन पॉजिटिव है या निगेटिव, तो S2 इज insufficient to answer the question, but S1 is sufficient। x is greater than x square ये एक ही कंडीशन में होता है, जब x पॉजिटिव हो और 0 से 1 के बीच में। क्लियर हो गया? यस सर। क्या x 1 से बड़ा है? अब ये रिलेशन दे रखी, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन एक्स।
तो देखो S1 पे आते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब, छोटी पावर है और वो कह रहा बड़ा है ये ज्यादा पावर से, यानी क्या दिमाग में आने चाहिए फौरन, किसकी बात हो रही है, किस रेंज की, -1 से 1। अगर पॉजिटिव है तो इस रेंज की बात हो रही है, निगेटिव है तो इस रेंज में। तभी क्या होता है, छोटी पावर अपनी बड़ी पावर से ज्यादा ग्रेटर हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव, ये डिसाइड देखना है। लेकिन इसमें ये क्या कह रहा है, देखो x ग्रेटर देन 1, अगर मैं x ले लेता हूं 1/2, तो क्या होगा, देखो 1/4 ग्रेटर देन 1/8, ट्रू है। यस सर। लेकिन अगर इससे बड़ी वैल्यू लेता मैं, मान लो 2, तो क्या 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 2 क्यूब होता, नो सर। नहीं होता। यानी x क्या है, 1 से छोटा है, 1 से बड़ा नहीं है। 1 से बड़ी वैल्यू रख के देख लो, 2 रख लो, 3 ले लो, 4 ले लो, स्क्वायर कभी भी क्यूब से बड़ा नहीं होगा। ठीक, पहला आइए स्टेटमेंट समझ में, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब, यानी x 1 से बड़ा नहीं है। ठीक है, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पे नहीं हो रहा ना, ये सब जगह फॉल्स आ रहा है ना। Yes, sir. S1 इज सफिशिएंट टू आंसर कि स्क्वायर क्यूब से बड़ा है, तो कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट आते क्यूब इज ग्रेटर देन एक्स, क्यूब इज ग्रेटर देन एक्स, ये देखो बड़ी पावर छोटी पावर से बड़ी, यानी ये 1 से बाहर वाली रेंज, फ्रैक्शन वाली बात तो नहीं है। तो हम देख लेते हैं, अगर 2 ले लें x को, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब और ये हो जाएगा 2 की पावर 1, तो ये ग्रेटर है, सही है। तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए तो ठीक है, लेकिन एक बार -1 से छोटी वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। अगर x ले ले हम -2, तो क्या होगा, -2 का क्यूब और ये हो जाएगा -2, -2 क्यूब इज -8 -8 और ये हो जाएगा -2, तो कौन बड़ा है इनमें से, -2 -2। यानी x क्यूब इज ग्रेटर देन x कब हो सकता है, जब x 1 से बड़ा हो, तो हो ही रहा है, और कोई वैल्यू के लिए तो नहीं हो सकती है ट्रू, हमें ये चेक करना है। देखो ये तो हम वैल्यूज रख के भी सर ये फ्रैक्शन में वैल्यू अगर लेंगे 1/2, तो ये 1/8 हो जाएगा। 1/8 इज, तो सर 1/2 से तो लेस देन रहेगा। लेकिन हमें इस पे डिसाइड करना है ना, x ग्रेटर देन 1, और इसमें यहाँ भी आ रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है। ओके सर। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे वैल्यूज से भी कर सकते हैं, वरना फिर कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -x क्यूब, इसको इधर ले आऊंगा ग्रेटर देन 0, तो इसको इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व करते हैं ना, एक्स स्क्वायर आ गया x -1 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन पे लेके देख लो, एक सॉल्यूशन 0 तो हो नहीं सकता, खैर एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, ये x -1 पे डिसाइड हो जाएगा सीधे सीधे। x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो पॉजिटिव, x 1 से छोटा है तो निगेटिव,
और ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी ये तभी ट्रू होगा जब x 1 से बड़ा हो। तो नंबर लेके भी रख सकते हैं। नंबर पिछली क्वेश्चन में मैंने इसलिए समझाया था कि तुम्हें पता होना चाहिए कि 0 से 1 के बीच में अगर हम स्क्वायर या क्यूब करें तो नंबर छोटा होता चला जाता है। 1 से बड़ी वैल्यू या -1 से बड़ी वैल्यू, तो अगर इवन पावर है तो बड़ा होता रहता है, ऑड पावर होती है तो पॉजिटिव तो बड़ा होता है बट निगेटिव छोटा हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है कि पावर बढ़ा रहे हैं और नंबर छोटा हो रहा है, ये फ्रैक्शंस के लिए, मतलब 0 से 1 वाली फॉर्म या 0 से -1। वरना फिर हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या बनेगा, 3 नंबर लाइन बन जाएंगी, इसकी 3 फैक्टर हो गए, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यही वैल्यूज हो गई, -1 0 और 1। 1 से बड़ी वैल्यू पे तो ये पॉजिटिव होगा, 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बट ये निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा। 0 से -1 पे ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। और इससे छोटी वैल्यू पे, -1 से छोटी वैल्यू पे ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यानी निगेटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए देखो 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, या तो x 1 से बड़ा हो या फिर x -1 से 0 के बीच। -1 से 0 के बीच देखो, अगर मैं -1/2 का क्यूब कर दूं तो क्या हो जाएगी वैल्यू, -1/8, और ये हो जाएगा -1/2। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, -1/8 या -1/2? -1/2। देखो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ी वैल्यू होती है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है, बट निगेटिव भी है, दोनों है चीजें। -1/8 बड़ा होगा -1/2? जरा सोच के बता। -1/8। ये बड़ा -1/8। तो 1/8 1/2 से छोटा होता है बट निगेटिव आ गया, तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी x क्यूब इज ग्रेटर देन x है, तो 2 कंडीशन है, या तो x इसके बीच में है या x इसके बीच में 1 से बड़ा है। यानी इस स्टेटमेंट पे हम श्योरिटी के साथ आंसर नहीं कर सकते, बट फर्स्ट वाले पे कर सकते हैं। ये थोड़े ट्रिकी होते हैं इनइक्वालिटी पर। अब आते हैं 2 लास्ट क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक पे। क्यू क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या हम स्टेटमेंट 1 से निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू दी है -12, क्या इसके बेस पे हम मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? खाली अगर डी पता हो बस, और कुछ भी नहीं। नहीं बता सकते? नहीं हो पाएगा सर। बस खाली डी से कैसे बता दें? ठीक है, तो S1 इनसफिशिएंट। S2 क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी, हमें नहीं पता क्या क्या टर्म थे उसमें, उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो -1 है। तो क्या इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू? नो सर। सिर्फ इसके बेस पे जब S2 रीड करते हैं तो S1 को भूल जाओ, सिर्फ ये पता है, नहीं बता सकते। अब आते थर्ड ऑप्शन पे, दोनों को कंबाइन कर दो, तो क्या अब बता सकते हैं? यस सर। क्या होता है फार्मूला, मैक्सिमम वैल्यू -d/4 है। माइनस, तो निकालनी नहीं है वैल्यू, हमने देखेंगे डी की वैल्यू पता है, इससे ए की वैल्यू पता चल गई। यस, तो आंसर क्या होगा इस बार हमारा, ऑप्शन नंबर
S3, S1 प्लस S2 दोनों मिलके तो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए, बट अकेले अकेले कोई नहीं कर सकता। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल। वो कह रहा है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स रियल हैं? तो रियल के लिए क्या कंडीशन होती है? रियल रूट्स सर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू, गुड, इक्वल टू 0 पे रियल एंड इक्वल होती है, और डी ग्रेटर देन 0 पे रियल एंड अनइक्वल डिस्टिंक्ट होती है, बट दोनों केसेस में रियल होती है। तो रियल के लिए हम ऐसे कंबाइन करके लिख लेते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। S1 क्या कह रहा है? S1 कह रहा है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ इट्स रूट्स। मान लो इसकी रूट ले लेते हैं पी क्यू, तो वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ इट्स रूट्स, यानी सम का स्क्वायर इज एट मोस्ट इक्वल टू 4 टाइम्स द प्रोडक्ट। तो ये हो गया 4 टाइम्स द प्रोडक्ट। एट मोस्ट, एट मोस्ट के लिए कौन सी इनइक्वालिटी लगाऊं यहां पर? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ इट्स रूट्स is at most equal to 4 times the product of its root. कौन सी इक्वालिटी लगानी चाहिए यहाँ पे? इनइक्वालिटी, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लगाऊंगा सर लेस देन इक्वल। यस, गुड। एट मोस्ट, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? 4 टाइम्स द प्रोडक्ट। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, वरना इससे छोटी वैल्यू। S2 में क्या दिया है उसने? सेम चीज है, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ इट्स रूट्स is at least equal to 4 times the product. At least मतलब कम से कम, कम से लेस कम, देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, कम से कम मतलब Greater than. कि 4PQ के बराबर तो होगी और उससे ज्यादा होगी। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 4PQ के बराबर होगी, 4 टाइम्स द प्रोडक्ट, वरना उससे ज्यादा होगी। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 4PQ के बराबर होगी, वरना उससे कम होगी। तो ये दो स्टेटमेंट गिवन है, इसके बेस पे हमें बताना है कि रियल रूट्स हैं या नहीं। तो यहाँ देखो, मुझे लगता है डी वाला तो शायद कुछ हेल्प ना करे, क्योंकि डी वाली फॉर्म में तो आ नहीं रहा, कुछ और बनेगा। तो p प्लस क्यू का स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम? ओपन, ये हो गया 2PQ, ये हो गया 4PQ, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और किसी भी चीज को प्लस माइनस करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। या फिर इसको इधर ले आते हैं, ऐसे ज्यादा समझ लोगे आसानी से। माइनस 2PQ लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्या आइडेंटिटी बन गई? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो ये हो गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होगा? सेम चीज वही आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4PQ, ये इधर आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो p और q क्या है? रूट्स हैं इसकी। तो एक तरफ कंडीशन है कि इनके रूट का जो डिफरेंस है वो स्क्वायर या तो 0 हो या 0 से कम हो। एक तरफ कंडीशन है कि इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो क्या इसके बेस पे हम आंसर दे सकते हैं कि रूट्स ये रियल है या नहीं, यानी p और q रियल वैल्यूज हैं या नहीं? कौन से स्टेटमेंट से दे सकते हैं? देखो दोनों में से एक से दे सकते हैं। अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर दें तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? p इज इक्वल टू क्यू, यानी ये क्या हो गया? इक्वल रूट्स।
इक्वल टू में हो जाता है इक्वल रूट्स। लेकिन इसके अलावा जो कंडीशन है, एक कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या हो सकता है? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लेस देन 0 है, और एक तरफ है p माइनस क्यू स्क्वायर का ग्रेटर देन 0। अगर p और q रियल है तो कौन सी कंडीशन सही होगी ये बताओ? p q के डिफरेंस का स्क्वायर लेस देन 0 या p माइनस क्यू के डिफरेंस का स्क्वायर ग्रेटर देन 0? p q अगर रियल वैल्यूज हैं तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? दोनों में से एक सफिशिएंट है। सर ग्रेटर वाली ठीक होगी। ग्रेटर वाली, यस। अगर p और q अनइक्वल रियल रूट्स हैं, तो कभी भी जो रियल वैल्यूज होती है उनका चाहे सम करो या डिफरेंस करो, वो भी रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, या तो 0 होगा अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है, या फिर 0 से बड़ा होगा। कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता भाई। इनके डिफरेंस का स्क्वायर लेस देन 0, इसका मतलब नो रियल वैल्यू। भाई पी क्यू रियल नंबर है तो उनका डिफरेंस भी रियल नंबर होगा, और उसका स्क्वायर लेस देन 0 नहीं हो सकता। कोई भी दो रियल वैल्यूज का सम या डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0। रियल नंबर होते ही वही है जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन 0, या तो इक्वल टू 0 हो जाए या फिर ग्रेटर देन 0, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट 1 था कि स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स एट मोस्ट इक्वल टू 4 टाइम, इसमें क्या हो रहा है? रूट्स अगर लेस देन, देखो दो कंडीशन है यहाँ पर। तुम ये भी कह सकते थे कि अगर भाई अगर लेस देन 0 आ रहा है तब भी तो हम आंसर कर सकते हैं ना कि रूट्स इमेजिनरी है, यानी रियल नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है? p इज इक्वल टू क्यू, जब हमने 0 रखा तो इस केस में तो आ रहा है रियल, जब इक्वल टू 0 लिया। जब लेस देन 0 लिया तो आ रहा है नो रियल। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ है, इसलिए हम श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि रियल होगा या नॉट रियल होगा। समझ रहे हो? ये पहले तो नो रियल तक समझ जाओ कि नो रियल तो आ रहा है समझ में कि लेस देन 0 है तो नॉट रियल वैल्यू होगी। लेकिन ये कंडीशन दो है, लेस देन 0 भी और इक्वल टू 0 भी है। इक्वल टू 0 पे तो रियल वैल्यू आ रही है, लेस देन 0 पे इमेजिनरी आ रही है। तो हम श्योरिटी के साथ आंसर नहीं कर सकते कि रूट्स रियल ही होंगी। लेकिन सेकंड वाले केस में अगर हम 0 ले रहे हैं तब भी रियल है, और ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तब भी रियल है। यानी S2 इज sufficient to answer but S1 is not sufficient. आइए, रियल नंबर्स वही होते हैं जिनका स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। कोई भी स्क्वायर अगर निगेटिव आ रहा है तो वो रियल वैल्यूज नहीं है। तो ये कई जगह ऐसी सिचुएशन आती है कि स्क्वायर निगेटिव हो जाता है तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके सारे सिलेबस में रियल ही नंबर्स है, इमेजिनरी पे कोई क्वेश्चन नहीं बेस्ड होता। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन थे, कैट के भी थे और फिर ये डेटा सफिशिएंसी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना आज की क्लास से रिलेटेड? एनी क्वेश्चन? सर मैम वेट कर रही होंगी, क्लास शुरू हो गई। हाँ मैम वेट कर रही, क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है फिर क्लास एंड ओके करते हैं। सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।